हेलो 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 मेरे भाई लोग, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग हमेशा की तरह शानदार है, जबरदस्त है और जिंदाबाद है कि नहीं है। वेरी गुड होना ही चाहिए, क्योंकि सर हमारा एग्जाम पास में आ चुका है। 11th कॉमर्स के मेरे जो बच्चे हैं उनके अभी फर्स्ट टर्म के जो एग्जाम्स है वो पास आ चुके हैं। ठीक है, दिवाली हो गई, सब मजा मस्ती सब कुछ हो गया। सर पटाखे हो गए, खाना वाना खा के हो गया, नए कपड़े सब कुछ हो गया। हाँ, स्नैपचैट इंस्टाग्राम सब कुछ हो गया। अब टाइम है पढ़ाई करने का, क्योंकि एग्जाम्स बहुत पास आ चुके हैं। ठीक है। हाँ, तो हमने ये वन शॉट रिवीजन वाली सीरीज जो शुरू की है एसपी और ओसीएम की, उसमें अभी आज क्या करने वाले, आज करने वाले सर एसपी का चैप्टर नंबर 2, जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है। हाँ, एसपी के टोटल 4 चैप्टर्स होंगे। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स में से ना सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से ये एक चैप्टर है। मैं तो मानता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे एसपी के फर्स्ट टर्म का जो पेपर होगा एसपी का, उसमें से ये चैप्टर अगर रिवाइज करेंगे अपन तो लगभग 30 to 35% का पेपर तुम्हारा वैसे भी कवर हो जाएगा। ठीक है, और ये चैप्टर अगर देखोगे ना है बहुत ही आसान। एक बार तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए ना तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर भी है, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट्स 2-3 बार भी अगर तुम्हारे हुए हैं पढ़ के तो एकदम आसानी से याद रहेंगे। बहुत ज्यादा मेहनत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल चैप्टर ठीक है और इंटरेस्टिंग है। समझ में आया? तो बस ये चैप्टर को साथ में मिलकर फोड़ेंगे तो काम हमारा और आसान हो जाएगा। ठीक है, अपना टारगेट है कि 80 में से 60 प्लस तो हर एक बच्चा जाना ही चाहिए, तो वो टारगेट के और करीब अपन पहुंच जाएंगे। तो क्या सारे बच्चे रेडी है? बहुत बढ़िया, एकदम यही जोश चाहिए। सीधे सीधे बैठो, चेहरे पे स्माइल और फुल एनर्जी के साथ चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं। बोलो गणपति बप्पा मोरिया। चलो शुरू कर दे। सर क्या नाम है चैप्टर का? जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब प्यार से जिसको अपन कंपनी बोलते हैं। ठीक है, हाँ वो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, अब ये शुरुआत का कुछ पार्ट है इंट्रोडक्शन का कि सर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ इंग्लैंड में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब शुरू हुआ बॉस? 1760 के दौरान। ठीक है, सो रिवोल्यूशन के पहले ना प्रोडक्शन मैन्युअली घर पे होता था, लोकल रिसोर्सेज को यूज करके। तो तब बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगता था, लिमिटेड कैपिटल होता था, और तुम्हारे मार्केट्स भी बहुत लोकल लेवल पे या स्मॉल लेवल पे होते थे। लेकिन रिवोल्यूशन के बाद क्या हुआ सर, मशीनरीज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन शुरू हो गया। गुड्स आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिमांड को एंटीसिपेट करके प्रोडक्शन करने लगे, तो उस हिसाब से क्या हुआ सर, मार्केट्स भी बढ़ गए, मार्केट्स एक्सपैंड होने लगे, लोकल से रीजनल तक, रीजनल से नेशनल तक, नेशनल से इंटरनेशनल तक। इस तरीके से मार्केट्स का एक्सपेंशन होने लग गया। इसीलिए ना ट्रांसपोर्टेशन और बाकी कमर्शियल एक्टिविटीज भी डेवलप होने लगी और उससे ट्रेड और ज्यादा बढ़ गया। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस थे ना, उन्हें अपना फॉर्म बदलने की बहुत जरूरत पड़ी। ठीक है, तो उस दौरान इससे क्या आउटकम मिला, जॉइंट स्टॉक कंपनी नाम का एक कॉन्सेप्ट सामने निकल के आया। ठीक है, द मोस्ट ये क्या है बेटा, द मोस्ट सुटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू मीट न्यू चैलेंजेस। क्यों? क्योंकि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ना थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तुम देखो सोल प्रोप्राइटरशिप, अकेला बिजनेस कर रहा है एकता जीव सदाशिव। ठीक है, तो वहां पे मेरे साथ काम करने के लिए लोग नहीं है, मेरे पास कैपिटल बहुत कम है, मेरा एक्सपर्टीज बहुत कम है, तो मैं ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। फिर मैंने और एक व्यक्ति को साथ में ले लिया। ठीक है, ये व्यक्ति को मैंने साथ में ले लिया, मैं कर रहा हूँ पार्टनरशिप। ठीक है बॉस, अब पार्टनरशिप कर रहा हूँ, लेकिन पार्टनरशिप का एक बहुत बड़ा इशू होता है। वो क्या है? अनलिमिटेड लाइब्रेरी। ठीक है ना, मतलब हमेशा हम लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्क है कि अगर हमारा बिजनेस क्रेडिटर्स के ड्यूज पे ऑफ नहीं कर पाया ना, तो बॉस क्रेडिटर्स हमारे घर तक आके हमारे पर्सनल एसेट्स को अटैच कर सकते हैं। ये होती है अनलिमिटेड लाइब्रेरी। समझ में आ रहा है क्या? तो बॉस हमें ये रिस्क नहीं चाहिए, और हमें बिजनेस को और एक्सपेंड भी करना है, ग्रो भी करना है, हमें एक्सपर्टीज चाहिए, ज्यादा कैपिटल चाहिए। इसलिए हम कहाँ पे जाएंगे? हम जाएंगे सर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के पास। समझ में आया क्या? जॉइंट हिंदू फैमिली के पास नहीं जा सकते, क्योंकि जॉइंट हिंदू फैमिली ये जो बिजनेस है ना, उसमें तुम बाहर से मेंबर नहीं बन सकते। अगर तुम हिंदू फैमिली में हो, तुम्हारे पहले से ही बिजनेस है, तो तुम उसके मेंबर हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अभी तुम्हारे दिमाग में आ सकता है सर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी तो है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेन पर्पज पैसा कमाना नहीं होता। समझ में आया क्या? सो प्रॉफिट कमाना मेन पर्पज किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का है? जॉइंट स्टॉक कंपनी का, जो बड़े स्केल पे, बड़े लेवल पे काम कर सकता है, जहां पे तुम्हारे मेंबर्स सिक्योर्ड भी रहेंगे। पार्टनर्स की तरह उनकी अनलिमिटेड लाइब्रेरी नहीं होती, लिमिटेड लाइब्रेरी होती है। सर ये सारी बातें अपन सीख चुके पहले, अब ये रिवीजन करने का टाइम है। समझ में आया क्या? पक्का? चलो फटाफट फटाफट याद करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे। सो इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद
इवॉल्व हुए हैं, जैसे कि तुम्हारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, प्रूव इनसफिशिएंट टू हैंडल लार्ज स्केल ऑपरेशंस, इसीलिए एलएलपी, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज ये इमर्ज हुए। ठीक है, मतलब ये ऊपर जो देख रहे हो ना वो तुम लिमिटेड स्कोप में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, और ये नीचे जो देख रहे हैं अपन वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा इनका स्कोप होता है काम करने का। ठीक है, आगे सो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अब ये अलग अलग, अब ओसीएम में ना इस पे एक पूरा चैप्टर है, ओसीएम में इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है अपना। ठीक है, तो वो जब रिवीजन करेंगे तो ये कवर हो ही जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का ओसीएम है, जिन बच्चों का सिर्फ एसपी है, ऐसे भी कुछ बच्चे हैं सर ओसीएम तो हर किसी का होता है, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों का ना एसपी नहीं है, मैथ्स है, तो उनका यहाँ पे रिवीजन होगा वहां पे नहीं होगा, या कुछ बच्चों का वहां पे होगा यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे बहुत सारा खेल हो सकता है। समझ में आया गया? तो बेटा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे भी कवर करेंगे और वहां पे तो पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा, यहाँ पे बस उसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान चलो। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पहला सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पहला कौन है? सोल ट्रेडिंग कंसर्न, ओन एंड मैनेज बाय वन पर्सन। अब ये तो बताए ना, सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब शेर अकेला है और जंगल में अकेला ही घूमता है। ठीक है, सो एक तजीब सदाशिव, सोल ट्रेडिंग कंसर्न मतलब सिंगल पर्सन, वन पर्सन इसे हैंडल करेगा, वन मैन बिजनेस भी इसको बोलते हैं। आगे इसको कैपिटल कैसे लगता है? कम कैपिटल लगेगा, फुल कंट्रोल उस ओनर का रहता है और मैक्सिमम सीक्रेसी रहती है, पूरा कंट्रोल रहेगा ओनर का। ठीक है, और सीक्रेसी भी मेंटेन होती है, क्योंकि मैं अकेला हूं, मुझे किसी से कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है, एग्रीमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। आगे लाइबिलिटी कैसी होती है रे? ये सबसे बड़ा पॉइंट है। लाइबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब मैं अगर, मेरा बिजनेस अगर मेरे डेट मतलब बिजनेस के डेट्स पे ऑफ ना कर पाए, इनसफिशिएंट एसेट्स है अगर मेरे और लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो क्रेडिटर्स मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर सकते हैं। समझ में आया क्या? दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आगे इट इज नॉट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेसेस। सर लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए सुटेबल बिल्कुल भी नहीं है सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, तो दूसरा क्या है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। दूसरा क्या है? ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, जिसको अपन बोलते हैं एचयूएफ। ठीक है, ध्यान दो। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। क्यों ओनली इन इंडिया? क्यों? क्योंकि सर ज्यादातर हिंदुइज्म इंडिया में है। ठीक है, आगे इट इज गवर्न बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके लिए एक अलग से एक्ट है जो ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्न करता है या रेगुलेट करता है, बोल सकते हो। क्या एक्ट है वो? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये बिजनेस में जो हेड रहता है ना उसको बोलते हैं अपन कर्ता, और बाकी लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं को पार्टनर्स। उनको पार्टनर नहीं बोलने का, वो होते हैं को पार्टनर्स। और मेंबरशिप कैसे आती है? मेंबरशिप बाय बर्थ। अगर वो फैमिली में जन्म लिया तो ही मेंबर बन सकता है, अदरवाइज मेंबर बनने का दूसरा कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, आगे सर कर्ता जो है हेड, उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। कर्ताज लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड, और बाकी मेंबर्स की को पार्टनर्स है लिमिटेड लाइबिलिटी। तो बाकी मेंबर्स सेफ है, कर्ता अकेला रिस्क में होता है। ठीक है, और कर्ता कौन होता है? सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली जनरली। आगे प्रॉफिट शेयरिंग चेंजेस विद बर्थ एंड डेथ्स। और बॉस मेंबरशिप बाय बर्थ या बाय डेथ असर होगा ना मेंबरशिप पे, इसीलिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इनका बाय बर्थ या बाय डेथ चेंज होता रहेगा। नए लोग आए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, पहले पुराने लोग में से कोई चला गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। समझ में आया क्या? आगे तीसरा है पार्टनरशिप फर्म। इट इज ओन्ड बाय मिनिमम टू मैक्सिमम 50 पार्टनर्स जनरल बिजनेस में। ठीक है, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, कम से कम 2 तो चाहिए, वरना पार्टनरशिप कैसे होगा? ठीक है, आगे इट इज गवर्न बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको रेगुलेट करने के लिए एक्ट है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एज पर एग्रीमेंट। इनका एक रेशो होता है, एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट में सब कुछ दिया होता है, पार्टनरशिप डीड जिसे बोलते हैं। आगे लिमिट लाइबिलिटी इज जॉइंट एंड अनलिमिटेड एंड सेवरल। सेवरल भी होती है, पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड, जॉइंट एंड सेवरल। आगे नेक्स्ट नो सेपरेट लीगल स्टेटस, और इसका कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरह या एलएलपी की तरह कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता। लॉ इसे अलग नजरिए से, एक पर्सन के नजरिए से नहीं देखता। समझ में आया क्या? पार्टनर्स गंगाधर ही शक्तिमान है, मतलब क्या? पार्टनर्स मतलब ही पार्टनरशिप, पार्टनरशिप मतलब ही पार्टनर्स। ठीक है, आगे नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी। अब एलएलपी क्या है सर? पार्टनरशिप और कंपनी दोनों का एक बच्चा। ठीक है, मतलब क्या? इट इज हाइब्रिड ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। कुछ फीचर्स इसके पास पार्टनरशिप के हैं, कुछ फीचर्स इसके पास कंपनी के हैं। ठीक है, ध्यान दो। सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी का फीचर है,
गवर्न बाय एलएलपी एक्ट, इसको रन करने के लिए, इसको गवर्न करने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है एलएलपी एक्ट 2008, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। पार्टनर्स है ओ हो लिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ पे देखो पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी है पार्टनरशिप में, अनलिमिटेड। तो इसने ये फीचर किससे लिया है, कंपनी से लिया, लिमिटेड लाइबिलिटी का। ठीक है, आगे नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन। सर मिनिमम कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट इसमें एलएलपी में नहीं होती, और कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन इसका कम होता है इन कंपैरिजन विद कंपनी। ठीक है, कंपनी के साथ कंपेयर करोगे तो इसका फॉर्मेशन का कॉस्ट है, इसके फॉर्मेलिटीज है, इसका जो भी है रनिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ये इसके कम होते हैं। आगे प्रॉफिट्स नॉट डबली टैक्स्ड, और इसके प्रॉफिट का भी डबल टैक्सेशन कहीं पे भी नहीं होता। समझ में आ रहा है क्या, पका पका। आगे नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल टू प्रोवाइड सर्विस एंड नॉट प्रॉफिट। और ये सर्विस किसको प्रोवाइड करते हैं, मेंबर्स को, जनरली उसके मेंबर्स, सोसाइटी को भी करते हैं लेकिन जनरली मेंबर्स के लिए होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, एकमेका सहाय्य करू अवगे धरू सुपंथ। ठीक है, मतलब क्या, एक दूसरे को साथ लेके आगे बढ़ेंगे, कोऑपरेशन, सहकार। ठीक है, आगे सो इट इज गवर्न बाय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की बात हो रही है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। ठीक है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 भी एक एक्ट है जो सेंट्रल लेवल पे है। ठीक है, स्टेट वाइज हर एक कोऑपरेटिव एक्ट अलग होता है, तो महाराष्ट्र में कौन सा है, महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। आगे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं सर, 10। मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है, कितने भी आओ, मिनिमम कम से कम 10 चाहिए, 10 मेंबर्स के बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। आगे मैनेजमेंट कैसा होता है, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब लोकशाही तरीके से, मतलब कोई एक तानाशाह यहाँ पे होता है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई एक है क्या, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो 1 मेंबर 1 वोट, ये इनका प्रिंसिपल होता है। कंपनी में इस तरीके से नहीं होता, कंपनी में होता है 1 शेयर 1 वोट। तेरे पास अगर 1 शेयर है तो तुझे 1 वोट करने को मिलेगा। समझ में आया क्या, मतलब वोटिंग पावर तेरा उस हिसाब से प्रोपोर्शनल रहेगा तेरे शेयर होल्डिंग के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे वैसे नहीं होता, यहाँ पे तूने 10 शेयर भी लिया है या तूने 1,00,000 शेयर भी लिए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुझे एक ही वोट करने को मिलेगा। मतलब वोटिंग पावर सबका इक्वल है। ठीक है, आगे लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की। कैसी लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। समझ में आ रहा है क्या, पक्का। आगे चलो, अब अपने काम की बात, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी क्या है, अब ये पता चलेगा। इट इज सबसे पहले मोस्ट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। बड़ी लेवल पे बिजनेस करना है तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के थ्रू ही किया जाता है। सेपरेट लीगल स्टेटस इसका होता है, परपेचुअल सक्सेशन इसके पास होता है। ये फीचर्स में अपन देखने वाले। सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब क्या, लॉ इसको एक अलग पर्सन की तरह देखता है, इसकी एक सेपरेट पर्सनैलिटी होती है, लीगल पर्सनैलिटी होती है। ठीक है, हाँ। दूसरा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन, मतलब लोग आएंगे लोग जाएंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी बॉस। समझ में आया क्या, परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस, कभी नहीं रुकेगी जब तक लॉ या कोर्ट ने नहीं बोला है तब तक। आगे अलग अलग टाइप्स है इसके, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी एक्सेट्रा, ये भी देखेंगे अपन आगे। स्टार्टेड इन इंडिया इन 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी में भारत में इसकी शुरुआत हुई है। इट कैन रेज लार्ज कैपिटल एंड इंश्योर्स बेटर स्टेबिलिटी एंड मैनेजमेंट। बेटर अच्छी स्टेबिलिटी इसको होती है, क्यों, क्योंकि इसके पास कैपिटल ज्यादा रहेगा और परपेचुअल सक्सेशन रहेगा, और मैनेजमेंट इसका सही ढंग का होगा, क्यों, क्योंकि प्रोफेशनल लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। समझ में आया क्या, चलो आगे। अब मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। मीनिंग क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, और जॉइंट स्टॉक कंपनी इज, सबसे पहली बात, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस। ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन है। वॉलंटरी मतलब खुद की इच्छा से आए हुए हैं, किसी को भी दबोच के पकड़ के घसीट के यहाँ पे नहीं लाया जाएगा। ठीक है, उन्हीं में बिठा के डाला और बोला भाई चल 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 बिजनेस करना, ऐसे कभी नहीं होगा। समझे क्या, वॉलंटरी एसोसिएशन है, फॉर्म्ड टू कैरी आउट लॉफुल बिजनेस या लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स। सर लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स के लिए, अनलॉफुल काम यहाँ पे नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या, लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स के लिए ही तुम्हारी जॉइंट स्टॉक कंपनी काम करेगी। ठीक है, और लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स को सेटिस्फाई करके करना क्या है, प्रॉफिट कमाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया क्या, सो इनके लॉफुल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, ये देखो, इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक, लाइक बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। सर नॉन इकोनॉमिक भी हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी करके कॉन्सेप्ट है, वो नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के लिए भी काम कर सकती है। ठीक है बेटा, आगे और क्या क्या होता है सर, ये कंपनी का कैपिटल कैसा होता है, इट इज कलेक्टेड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ पर्संस। बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए तो लार्ज नंबर ऑफ पर्सन से जनरली कैपिटल इसका रेज किया जाता है। शेयर, ये कैपिटल
ये बहुत बड़ा जो कैपिटल है ना, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसको छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, इंडिविजुअल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है सर, डिवाइड भी करते हैं इंडिविजुअल है, मतलब कैसे, एक पूरा यूनिट होता है, ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स, इसको अपन बोलते हैं इसको अपन बोलते हैं शेयर। ठीक है, सो कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स कॉल्ड शेयर्स, इसको शेयर बोला जाता है। तो शेयर होल्डर कौन है? जो व्यक्ति शेयर परचेस करता है या शेयर होल्ड करता है, वो है शेयर होल्डर। people who purchase shares they are part owners of the company and they are part owner बोलो या like owner बोलो, ठीक है, ओनर की तरह होते हैं या फिर पार्ट ओनर्स होते हैं। ठीक है, आगे मैनेजमेंट कौन देखता है बॉस? मैनेजमेंट देखता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओनरशिप भले ही शेयर होल्डर्स के पास है, लेकिन मैनेजमेंट कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्यों? क्योंकि सर शेयर होल्डर्स स्कैटर्ड है ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, मान लो मेरी कंपनी है नासिक में, मेरे कंपनी के शेयर होल्डर्स कहीं भी हो सकते हैं ना भाई, बिहार में होंगे या जयपुर में होंगे या कहीं और मध्य प्रदेश में होंगे, कहीं पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रोज डेली यहाँ पे कामकाज करने वो आ सकते हैं क्या? और मान लो आ भी सकते हैं, लेकिन मेरे कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर्स है, तो 10,000 लोग यहाँ पे काम करने आएंगे? सर 10,000 नहीं आ सकते, तो मान लो 1,000 लोग आ रहे हैं, उसका 10%, तो भी 1,000 लोग क्या काम कर सकते हैं क्या रोज यहाँ पे आके? एज ओनर नहीं हो सकता। इसीलिए मेंबरशिप अलग होता है और ओनरशिप अलग होता है, सॉरी मैनेजमेंट अलग होता है और ओनरशिप अलग होता है। समझ में आएगा बेटा? पक्का पक्का, गुड। So shareholders own, but day-to-day administration is handled by board of directors. आगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। सर जो भी प्रॉफिट मिलता है ना, ये लोग शेयर्स क्यों लेंगे? मेरे ओनरशिप तो मिल ही रही है, ओनरशिप लेके क्या करेंगे भाई? मैं उनको रिटर्न देगा, रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, जिसको बोलेंगे डिविडेंड। सो जो भी प्रॉफिट कंपनी को मिलेगा ना, उसे शेयर्स के हिसाब से ही स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके लोगों में बांट देंगे, इसको बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइड करते इसलिए उसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, ध्यान दो, the share of profit is given to the shareholders is called dividend। क्या ये बातें क्लियर है सारी? पक्का पक्का, आगे बढ़े, गुड। चलो डेफिनेशंस। अब जैसे चैप्टर 1 में एक ऊट पटांग डेफिनेशन है सेक्रेटरी का, ठीक है, जो दिया है कंपनीज एक्ट ने, यहाँ पे भी कंपनीज एक्ट ने एक बहुत ही सुंदर मस्त ऐसा होगा ऐसा डेफिनेशन तुमको दिया है, तुमको लगेगा ठंडे पानी से नहाया आप भी, ऐसा डेफिनेशन है, बहुत प्यारा, ध्यान दो। चलो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 क्लॉज 20 क्या बोलते हैं? अभी अपने चैप्टर 1 का रिवीजन किया, अभी अपने चैप्टर 1 का रिवीजन किया, मुझे एक बात बताओ, सेक्रेटरी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आ रहा है? सेक्रेटरी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आ रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज, सेक्शन 2 क्लॉज, भूल गए गधो, याद करो। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम घर पे देखोगे और ये वीडियो के कमेंट में मुझे बताना सेक्रेटरी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन का है। ठीक है, चलो तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 20, अब कंपनी बहुत सुंदर डेफिनेशन है, देखो। हाँ, अब कंपनी मीन्स अ कंपनी है क्या? हाँ हाँ, देखो देखो सर, सूरज मतलब सूरज, पानी मतलब पानी, तो कंपनी का मतलब होता है कंपनी। देखो क्या बोल रहा है तुम्हारा एक्ट, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। सर कंपनी का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी है। हाँ, अरे मतलब लॉ क्या बोल रहा है, बहुत अच्छे से सुनो। लॉ बोलता है कि कंपनी चाहे दुनिया में, दुनिया के लिए कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए कंपनी क्या है? दुनिया किसी को भी कंपनी कहे ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता भाई। आजकल ना लोग तो किसी भी छोटे से बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को भी कंपनी बोल लेते हैं। समझ में आया? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। समझ में आया क्या? ठीक है, इसीलिए लॉ बोलता है कि बॉस मैं किसी भी अरे गहरे नत्थु खैरे को कंपनी नहीं बोलेगा, कंपनी दुनिया किसी को भी बोले, मेरे लिए कंपनी कौन है? जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर दिस एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। इसके पहले जो भी कंपनी एक्ट था, अब पहले बहुत पहले से है, लेकिन इसके इमीडिएट पहले था कंपनीज एक्ट 1956, 2013 के पहले। ठीक है, तो 2013 के पहले के कोई भी कंपनी एक्ट के अंडर अगर तेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है या कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ही वो मेरे लिए कंपनी है, अदरवाइज मेरे लिए कंपनी नहीं है। समझ में आया क्या? डेफिनेशन दिखने के लिए ऊट पटांग है, लेकिन ठंडे पानी से नहाने के बाद पता चलेगा इसका एक्चुअल मतलब क्या है। समझ में आया क्या बेटा? पक्का, आगे चलो। अब आगे मीनिंगफुल डेफिनेशन है अपने लिए, प्रोफेसर एच.एल. हैने क्या बोलते हैं? A joint stock company is a voluntary association। सर खुद की इच्छा से आए हुए लोग हैं, सो वॉलंटरी एसोसिएशन बोला है, ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। ऊपर ही देखा ना अपन ने कि बहुत बड़ी अमाउंट में कैपिटल होता है जिसको अपन डिवाइड करते हैं छोटे छोटे नंबर ऑफ शेयर्स में, सो ट्रांसफरेबल शेयर्स
द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। और अगर आपको ये कंपनी की मेंबरशिप चाहिए तो आपको ओनर बनना पड़ेगा। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, या आपको ओनर बनना है तो आपको मेंबर बनना पड़ेगा, ऐसे मीनिंग पकड़ना। समझ में आया? और मेंबर कैसे बन सकते हैं रे? मेंबर कैसे बन सकते हैं रे? शेयर्स लेके, ट्रांसफरेबल शेयर्स है ना, वो लेके, वो खरीद के। समझ में आया क्या? इसलिए प्रोफेसर एच एल हैने ने क्या डेफिनेशन बोला है? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाने के लिए, हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, द ओनरशिप ऑफ व्हिच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। क्लियर है बात? समझ में आया? दोनों डेफिनेशन समझ में आए? पक्का पक्का। आगे नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, क्या फीचर्स है इसके? जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद यूनिक फीचर्स दैट मेक इट सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। तो ये भी एक फीचर हो गया ना कि इट इज सुटेबल फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। ठीक है, आगे आगे क्या बोला है? वॉलंटरी एसोसिएशन। अब ये डेफिनेशन में देखा अपन ने, वॉलंटरी एसोसिएशन है। क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन है। मेंबरशिप इसकी कैसी होती है? ओपन होती है, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। एनीवन कैन ज्वाइन और लीव सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अब ये क्या होता है सर? ये ना कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन महुआ और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन औवा, ये दोनों भी डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एमओए और एओए। ठीक है, इनके बिना तुम कंपनी शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। ऊपर डेफिनेशन में बोला है ना, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो इनकॉर्पोरेट होने का मतलब क्या है? इनकॉर्पोरेट होने का मतलब है लीगल प्रोसेस से ये ऑर्गेनाइजेशन को जन्म देना, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। समझ में आया? तो लीगल प्रोसेस करने के लिए दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एमओए और एओए। ठीक है, एमओए बताता है कंपनी कॉन्स्टिट्यूट काई के लिए हुई है, समझ में आ रहा है क्या? और एओए बताता है कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? मेंबरशिप कैसी होती है? ओपन मेंबरशिप होती है, मतलब कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो करते हुए आप आ सकते हो, जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या? कंपनी के शेयर्स आप कभी भी खरीद सकते हो, कंपनी के शेयर्स आप कभी भी बेच सकते हो। समझ में आया क्या? सो मेंबरशिप कैसी है? ओपन है, सो वॉलंटरी एसोसिएशन पहला है। दूसरा, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सर डेफिनेशन में ही बोला है ना, अब भी बात हुई अपनी, क्या इनकॉर्पोरेट किए बिना आप उसे कंपनी कह ही नहीं सकते। लॉ ने बोला है, मैं कंपनी मानता ही नहीं हूं जब तक ये एक्ट के अंडर या किसी प्रीवियस कंपनी लॉ के अंडर तुमने इनकॉर्पोरेट नहीं किया हुआ है। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब क्या है? लीगल प्रोसीजर से जन्म देना। ठीक है, नेचुरल, अपन ने नेचुरल बर्थ लिया है ना, अपन इंसान है, तो हम लोगों ने नेचुरली बर्थ लिया है। कंपनी नेचुरली बर्थ ले सकती है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी कंपनी जन्म लेती है ऐसे मानता है कौन? लॉ मानता है। कौन सा? कंपनीज एक्ट। समझ में आएगा बेटा? पक्का पक्का। तो कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अंडर या कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली आप कंपनी को रजिस्टर करते हो, उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन। सीधी सी बात है। क्लियर है बेटा? पक्का पक्का। ठीक है, इसीलिए है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। सो इट मस्ट, मस्ट वर्ड क्या यूज किया है देखो, मस्ट मतलब होना ही चाहिए। इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। इनकॉर्पोरेशन इज कंपलसरी। सर इनकॉर्पोरेशन के बिना कंपनी को कंपनी कह नहीं सकते, आप भले ही कहो, लेकिन लॉ नहीं मानता। ठीक है, आगे। सो पहला है वॉलंटरी एसोसिएशन, सेकंड है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तीसरा है सेपरेट लीगल एंटिटी। सर जिस तरह आपकी एक पर्सनैलिटी है, मेरी एक पर्सनैलिटी है, जितने भी लोग दिख रहे हैं उनकी एक पर्सनैलिटी है, उसी तरह कंपनी की भी एक पर्सनैलिटी है। सर क्या बात कर रहे हो? हैं? हाँ सर, उसके कहा है, फिर दिखाओ, हाथ पैर कहा है, उसका सर कहा है, हाँ हाँ, आंखें कहा है, हाँ हाँ, और बस 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 बस, रुको। ठीक है, बता रहा हूँ, ये आपके मेरी तरह नेचुरल पर्सन नहीं होती। ठीक है, लॉ इसको पर्सन मानता है। ये देखो, ये चश्मा है, चश्मा, ये मेरा चश्मा है, ऐसे ही लॉ का चश्मा होता है। लॉ का चश्मा अगर पहनोगे ना तो तुम्हें दिखेगा हाँ भाई कंपनी तो एक पर्सन है, क्योंकि लॉ इसे पर्सन मानता है। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, ध्यान दो। सो इट हैज इट्स ओन आइडेंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। मतलब शेयर होल्डर जैसे पार्टनरशिप में होता है, गंगाधरी शक्तिमान है, या पार्टनरशिप से अच्छा तुम्हारा सोल ट्रेडिंग कंसर्न, सोल ट्रेडिंग कंसर्न में तो होता है गंगाधरी शक्तिमान है। मतलब क्या, मैं और मेरा बिजनेस अलग थोड़ी है भाई, वो तो अकाउंट्स के लिए होते हैं, वो तो हम अकाउंट्स के लिए है, लॉ के लिए हम अलग नहीं है। लॉ बोलता है नहीं 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 नहीं, गंगाधर ही शक्तिमान है, तुम दोनों एक ही हो। वैसे कंपनी का नहीं होता, शेयर होल्डर्स अलग है, डायरेक्टर्स अलग है, कंपनी अलग है। क्या बात कर रहे हो सर? सच में? हाँ, ऐसे लॉ बोलता है। ठीक है बेटा, इसीलिए सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी है तो भाई एक पर्सन माना जाएगा ना, इसकी पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी किसकी होती है? पर्सन की। लेकिन नेचुरल पर्सन है क्या? नहीं। तो कैसा पर्सन होगा? आर्टिफिशियल पर्सन। क्यों? क्योंकि लॉ ने बनाया हुआ पर्सन है, लॉ ने माना हुआ पर्सन है, इसलिए आर्टिफिशियल है, कृत्रिम। ठीक है, इसलिए आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज क्रिएटेड बाय लॉ कैन, अब लॉ ने पर्सन बनाया ही है,
तो एक पर्सन के कुछ फीचर इसमें रहेंगे, जैसे कि ओन प्रॉपर्टी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स, स्यू और बी स्यूड, बट कैन नॉट एक्ट लाइक अ नेचुरल पर्सन। एक नेचुरल पर्सन की तरह सोच नहीं सकती, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, सो नहीं सकती, खा नहीं सकती, पी नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, लेकिन सर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है क्या? अपने खुद के नाम पे, हाँ, इसीलिए कंपनी का एक कॉमन सील होता है। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, ठीक है। सो कंपनी का सिग्नेचर मतलब क्या? कंपनी का वो कॉमन सील, ठीक है, वो होता है। कंपनी खुद प्रॉपर्टी ओन कर सकती है कि अपने नाम पे कर सकती है? सर कंपनी के नाम पे कोई लीगल केस किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है सर। कंपनी किसी के नाम पे लीगल केस कर सकती है क्या? कर सकती है सर, इसलिए बोला है कैन स्यू और बी स्यू। समझ में आया क्या बेटा? पक्का पक्का क्लियर है। सो पहला क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन, दूसरा इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, तीसरा सेपरेट लीगल एंटिटी, फोर्थ आर्टिफिशियल पर्सन, फिफ्थ परपेचुअल सक्सेशन। फिफ्थ क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंपनी ने ना बहुत सालों तक तपश्चर्या की और उसको एक वरदान मिला। किससे वरदान मिला? कंपनी लॉ से। कंपनी लॉ ने बोला भाई तू अमर हो जाएगी, तू अमर हो जाएगी, टेंशन मत ले, जब तक मैं नहीं चाहता ना तब तक तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। अमर हो जाएगी मतलब क्या? सर कंपनी को लॉ जन्म देता है तो उसे मारने का अधिकार भी लॉ को ही, कोर्ट को ही, लॉ को ही। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। मतलब मान लो एक कंपनी के 100 मेंबर्स है, 100 के 100 मेंबर्स मर गए सर, तो भी कंपनी वैसे की वैसी चलती रहेगी सर। कैसे चलेगी? नए मेंबर्स आएंगे, लीगली अपॉइंट होंगे। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। सो इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन, मतलब क्या? कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, लेकिन कंपनी चलती ही रहेगी। समझ में आया? पक्का पक्का, गुड। इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस व्हिच इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ मेंबर्स। ये क्यों बोला है? क्योंकि पार्टनरशिप में कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब उसके डेट से ज्यादा है उसके एसेट से। समझ में आया क्या? या फिर तीसरा क्या है? रिटायर हो गया, तो पार्टनरशिप ना आपको नई बनानी पड़ती है, ठीक है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। कंपनी में ऐसे नहीं होता भाई, तू मरेगा, तू पागल होगा, तू गरीब होगा, कुछ भी हो जाए, मैं एकदम सख्त हूं, मैं चलती ही रहूंगी सख्त लौंडी की तरह। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कॉमन सील। कॉमन सील मतलब अभी मैंने बोला ना कुछ देर पहले कि कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है कॉमन सील, ठीक है, ध्यान दो। सर लेकिन कंपनी के तो हाथ पैर नहीं होते, तो कंपनी कैसा सिग्नेचर करेगी? भाई कॉमन सील होता है जो डायरेक्टर्स जनरली कहीं पे भी कॉन्ट्रैक्ट पे वगैरह लगाते हैं, ठीक है, और वहां पे नीचे 2 डायरेक्टर्स का, मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी का साइन लगता है फिर जहां जहां पे कॉमन सील है, ठीक है, ध्यान दो। So it acts as official signature of the company affixed on important documents with approval of directors or secretary। उसके लिए सेक्रेटरी या डायरेक्टर का अप्रूवल लगता है, मतलब उनका सिग्नेचर लगता है वहां, ठीक है, आगे। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपनी का। लाइबिलिटी लिमिटेड किसकी होती है? कंपनी की? नहीं 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 नहीं, मेंबर्स की। ये हमेशा याद रखना, कंपनी की लाइबिलिटी के बारे में अपन बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं मेंबर्स की लाइबिलिटी के बारे में, कि कंपनी के जो भी मेंबर्स है ना, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। मतलब क्या? लाइबिलिटी लिमिटेड है मतलब क्या? सर जितना इन्होंने जितने शेयर्स होल्ड करके रखे ना, उस पे जो भी वैल्यू अनपेड है, जो भी वैल्यू अनपेड है, वहां तक ही इनकी लाइबिलिटी अनपेड रहेगी, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। मतलब क्या? मान लो मैंने सब्सक्राइब कर रखा है 100 शेयर्स के लिए, ठीक है, और मैंने 50 शेयर्स के ही पैसे दिए, तो अब मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है कहां तक? रिमेनिंग 50 शेयर्स तक, जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया है, अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब है। मतलब बॉस अगर कभी कंपनी के एसेट्स कम पड़ गए और कंपनी के लाइबिलिटीज ज्यादा है, तो कंपनी कभी भी शेयर होल्डर के पास नहीं आ सकती कि बॉस चल क्रेडिटर का पैसा पे कर, नेवर, कभी नहीं। या क्रेडिटर भी शेयर होल्डर तक नहीं आ सकता, कभी नहीं। समझ में आया क्या? पार्टनरशिप में देखा ना हमने कि पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाएगा, वैसे कंपनी में नहीं होता। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। समझ में आया क्या? सो शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी बहुत अच्छे से याद रखना, शेयर होल्डर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड only to the unpaid value of their shares, to the extent of amount unpaid on shares held by them। समझ में आया बेटा? पक्का पक्का, आगे। पॉइंट नंबर 8, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कुछ देर पहले अपनी बात हुई क्या कि सर शेयर होल्डर्स है ना, जो मेरे मेंबर्स है कंपनी के, शेयर होल्डर्स है, दे आर स्कैटर्ड ऑल ओवर द कंट्री, पूरे कंट्री में फैल चुके हैं ना, ठीक है, तो वो रोज नहीं आ सकते, और इतने सारे लोग आए भी तो भी मैनेज कैसे करेंगे? इसीलिए कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है, कुछ लोगों को इलेक्ट किया जाता है कंपनी का कामकाज देखने के लिए। एक्सपर्ट लोग होते हैं ये, ठीक है, जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर्स को पूरा नॉलेज हो कंपनी कैसे रन करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपर्ट लोगों को इलेक्ट करके देते हैं, तो मैनेजमेंट देखने का काम वो करते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्टर्स, कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंडिविजुअली डायरेक्टर।
ठीक है, और शेयर होल्डर्स तो अलग होते हैं, ओनर्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने पैसा लगाया है। समझ में आया क्या? सो शेयर होल्डर्स आर ओनर्स एंड डायरेक्टर्स आर मैनेजर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज डेली अफेयर्स। समझ में आया क्या? आगे ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी के शेयर्स ना फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। फ्रीली ट्रांसफरेबल मतलब बॉस तुम पब्लिक में उसे ट्रांसफर कर सकते हो, उसके लिए कंपनी का कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ये फीचर नहीं होता। ठीक है, वो देखेंगे बाद में प्राइवेट कंपनी का जब पॉइंट आएगा तो। ठीक है, ध्यान दो। चलो, सो पब्लिक कंपनी शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, प्राइवेट कंपनीज शेयर्स हैव रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, आगे नंबर ऑफ मेंबर्स याद रखना एकदम अच्छे से। नंबर ऑफ मेंबर्स पब्लिक कंपनी के, पब्लिक कंपनी के मिनिमम और मैक्सिमम और प्राइवेट कंपनी के मिनिमम और मैक्सिमम। ध्यान दो, ये देखो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है हमेशा, बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, हम बात कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी की, किसकी? प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200। मिनिमम मेंबर्स 2, मैक्सिमम मेंबर्स 200, 200। ठीक है, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7, तो मैक्सिमम सर 700 ही होंगे, क्योंकि प्राइवेट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 है, तो पब्लिक में मिनिमम 7 और मैक्सिमम 700 होने चाहिए। इधर 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 गधो, ऐसे होता है क्या? हमने क्या सीखा है चैप्टर 2 में? ऐसी गलती नहीं कर रहे मेरे बंदे, ऐसी गलती कभी नहीं करना। ठीक है, हाँ अब जाके सही बोला ना तूने, अब जाके सही बोला। ये मुझे यहाँ से दो दो ऐसे ऐसे फटकारना ही पड़ता है, तभी जाके समझ में आता है ना। ठीक है, हाँ। सो क्या होता है पब्लिक कंपनी में? क्या होता है? मिनिमम मेंबर्स कितने? 7, और मैक्सिमम सर कोई लिमिट नहीं है, आओ जाओ घर तुम्हारा, आओ जाओ घर तुम्हारा। मतलब क्या सर? ये सारे ही लोग मेरे अपने हैं, कोई भी आए, अनलिमिटेड। समझ में आया क्या? कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट कोई भी नहीं है। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो पब्लिक कंपनी में क्या है? मिनिमम 7 मेंबर्स और मैक्सिमम अनलिमिटेड। आगे कैपिटल। कैपिटल कैसे रेज कर सकते हैं? फंड्स कैसे रेज कर सकते हैं? कैन रेज ह्यूज फंड्स वाया शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, डिपॉजिट्स, लोन्स एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे सोर्सेज है कैपिटल रेज करने के। ठीक है, आगे और लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल। सर कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे ना गवर्नमेंट का थोड़ा सा ज्यादा कंट्रोल होता है, क्योंकि लॉ इसे रेगुलेट करता है, लॉ के अंडर आता है। ठीक है, कंपनी लॉ के अंडर, इसीलिए। ठीक है, चलो ध्यान दो। सो वर्क्स अंडर गवर्नमेंट रेगुलेशंस, मस्ट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मेंटेन ऑडिटेड बुक्स एंड फॉलो कंपनी लॉ। कंपनी लॉ को फॉलो करना पड़ता है। समझ में आया क्या? दीज आर 12 फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, एकदम अच्छे से क्लियर है। ठीक है, मुन्ने एक बार रिवाइज करें 12 के 12 फीचर्स को। देखो सबसे पहला क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन। क्या है मेरे बंदे? पहला, मेरे साथ साथ बोलो। पहला फीचर नंबर 1 क्या है? वॉलंटरी एसोसिएशन। सेकंड इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, ये 2 एसोसिएशन वाले खत्म हो गए। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा है, अब ये देखो ये पर्सनैलिटी के बारे में है, ये 3 पर्सनैलिटी के बारे में है। ठीक है, सो क्या है तीसरा? पॉइंट नंबर 3, इधर 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 मैंने वॉलंटरी एसोसिएशन, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। नंबर 3 सेपरेट लीगल एंटिटी। फोर्थ आर्टिफिशियल पर्सन। फिफ्थ कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस मतलब परपेचुअल सक्सेशन। सर 5 हो भी गए 12 में से। ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 6 क्या है सर? सिग्नेचर के बारे में, कॉमन सील। पॉइंट नंबर 7 लिली। लिली बोले तो कौन? कौन लिली? अरे उधर नहीं, वो साइड वाली लिली नहीं, यहाँ पे लिली है, मतलब लिमिटेड लाइब्रेरी। इधर देख बेटा, लिमिटेड लाइब्रेरी। पॉइंट नंबर 8 सर ओनरशिप मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप मैनेजमेंट अलग है, सो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। पॉइंट नंबर 9 ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। पॉइंट नंबर 10 नंबर ऑफ मेंबर्स। पॉइंट नंबर 11 कैपिटल, और पॉइंट नंबर 12 गवर्नमेंट कंट्रोल। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, एकदम अच्छे से, गुड। आगे सर अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। अलग अलग कैटेगरीज है कंपनी के, उन कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी के कुछ टाइप्स है। ठीक है, सो कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन डिफरेंट बेसिस अंडर द कंपनीज एक्ट। नंबर 1 पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन की प्रोसीजर के बेसिस पे कंपनी के कुछ टाइप्स है। कौन से है वो? एक है स्टैट्यूटरी कंपनी और एक है रजिस्टर्ड कंपनी। सर रजिस्टर्ड कंपनी मतलब एकदम सिंपल, हर एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होगी ही होगी। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में जो लिखा अपन ने सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली डेफिनेशन है, क्या बोला है? कंपनी मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ता है। समझ में आया क्या? हर एक कंपनी विदाउट रजिस्ट्रेशन कंपनी हो ही नहीं सकती। तो कंपनी बनने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। मतलब जो कंपनी, अब सीधी सी भाषा में, अच्छे से सुनना, जो कंपनी रजिस्टर होती है कंपनी एक्ट के अंडर, वो होती है रजिस्टर्ड कंपनी। तो जनरली हर एक कंपनी रजिस्टर्ड कंपनी होती है। पहला वाला टाइप क्या बोला? स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूट मतलब लॉ, स्टैट्यूट ये वर्ड का मतलब होता है लॉ।
तो स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या, किसी एक स्पेशल एक्ट के अंडर बनी हुई कंपनी, किसी स्पेशल एक्ट के अंडर बनी हुई कंपनी, दैट इज स्टैट्यूटरी कंपनी। जैसे कि तुम्हारी आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, समझ में आ रहा है, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर ये बनी हुई है, समझे क्या, पक्का पक्का एकदम अच्छे से, चलो ध्यान दो। तो स्टैट्यूटरी कंपनी मींस इट इज फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, एग्जांपल आरबीआई, एलआईसी, एसबीआई एक्सेट्रा। रजिस्टर्ड कंपनी मतलब इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आया क्या, मतलब हर एक कंपनी रजिस्टर्ड तो होगी होगी, बात तो पक्की है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, सो ये पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके दो टाइप, स्टैट्यूटरी कंपनी, रजिस्टर्ड कंपनी, ठीक है। अब दूसरी कैटेगरी क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, इसमें तीन है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। कौन से, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1% कंपनी। ध्यान दो, प्राइवेट कंपनी मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी मतलब उसका लिमिटेड, और 1% कंपनी के आगे लिमिटेड वगैरह कुछ नहीं होता, ओपीसी। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, प्राइवेट कंपनी जो होती है ना उसके आगे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है ऐसे प्राइवेट लिमिटेड, पीवीटी एलटीडी, ठीक है। पब्लिक कंपनी के आगे लिखेंगे ब्रैकेट में लिमिटेड, सिर्फ लिमिटेड, ओनली लिमिटेड, ठीक है। मतलब अप्पू गप्पू लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी है, अप्पू गप्पू प्राइवेट लिमिटेड, ये प्राइवेट कंपनी है, समझ गए क्या। और अप्पू गप्पू ओपीसी ऐसे ब्रैकेट में लिखना पड़ता है, वो है 1% कंपनी, समझे क्या, पक्का। ये रूल्स बोल रहे हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये रूल्स बोलते हैं कंपनी लॉ के, ठीक है, ध्यान दो। चलो, तो प्राइवेट कंपनी में क्या फीचर है, देखो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 200 मेंबर्स, ये तो पता है, अभी ऊपर देख लिया, कम से कम 2, मैक्सिमम 200। तो इकड़े 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 इधर इधर, चश्मा पहन, पानी पी ले बेटा, बहुत बढ़िया। अब मुझे बता, प्राइवेट में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, मैक्सिमम 200 होते हैं, तो पब्लिक में कितने होते हैं, पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम 700। अरे मेरे मुन्ने नहीं रे, पब्लिक में मैक्सिमम अनलिमिटेड मेंबर्स होते हैं, ये एक पॉइंट बस याद रखना, ठीक है। क्योंकि तुम्हारा मन तुमको कहेगा कि भाई 200 है यहाँ पे, 2 और 200 है तो यहाँ पे 7 और 700 चाहिए, लेकिन एक बात याद रखने का, वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, कभी नहीं। समझ में आया क्या, पक्का पक्का। तो याद रखो 700 की जगह अनलिमिटेड फिक्स कर लो, ठीक है, गुड। चलो, सो प्राइवेट कंपनी में क्या है सर, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, इसके शेयर्स ट्रांसफर करने पे ना रेस्ट्रिक्शन लगाया हुआ होता है, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन है मतलब शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ठीक है। आपको अगर किसी को शेयर ट्रांसफर करने हैं तो पहले आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है क्या, पक्का पक्का एकदम अच्छे से। और तीसरा पॉइंट क्या है, इट कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट, समझ में आया, मतलब अपने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनविटेशन ये कंपनी नहीं दे सकती, समझ में आया, पक्का पक्का। देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन इनविटेशन टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ सिक्योरिटीज, बात क्लियर है, पक्का। सो पब्लिकली इसके कोई भी सिक्योरिटीज, शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, या और कुछ भी है, व्हाटएवर, डिपॉजिट्स हो, कुछ भी, आप पब्लिकली कभी भी इशू नहीं कर सकते, किसके, प्राइवेट कंपनी के। तो पब्लिक कंपनी कौन है सर, जो प्राइवेट नहीं है वो है पब्लिक, है, हाँ, मतलब जो ये तीनों के एग्जैक्ट अपोजिट है वो है पब्लिक, ठीक है। ध्यान दो कैसे, तो पब्लिक कंपनी जिसके आगे ब्रैकेट में लिमिटेड होता है, मिनिमम 7 मेंबर्स एंड मैक्सिमम नो लिमिट, समझ में आया क्या, अनलिमिटेड मेंबर्स, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, कैन इनवाइट पब्लिक टू इन्वेस्ट, समझ में आया। सो याद रखने का, सिर्फ प्राइवेट को याद रखो, और जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, मतलब याद तो रखना पड़ेगा ना, क्या क्या क्या, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 700 नहीं है, अनलिमिटेड, समझ में आया, पक्का पक्का एकदम अच्छे से, गुड। दूसरा क्या है, शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, मतलब किसी को भी आप शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो विदाउट एनी प्रायर परमिशन। और तीसरा क्या है, पब्लिक को इनवाइट कर सकती है ये कंपनी अपने सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करने के लिए, पब्लिक इन्विटेशन दिया जा सकता है, क्लियर है, पक्का पक्का एकदम अच्छे से, गुड। तीसरा है सर 1% कंपनी, फिर से झुंड में तो कौन आता है, शेर तो अकेला आता है, झुंड में कौन आता है, कमेंट करना, नहीं कमेंट मत करो, अपने मन में ही रखो, समझे क्या, पक्का पक्का। चलो ध्यान दो, तो क्या बोला है 1% कंपनी के बारे में, ओनली 1 मेंबर इंट्रोड्यूस्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, ये कॉन्सेप्ट कंपनीज एक्ट 2013 के टाइम पे आया, उसके पहले 1% कंपनी का कॉन्सेप्ट था ही नहीं, ठीक है। इट इज बेटर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटेड होती है सर, 1% कंपनी मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप ही है, उसका एडवांस वर्जन है, उसने मतलब क्या, सोल प्रोप्राइटरशिप और कंपनी का बच्चा, समझ में आया क्या, दैट इज 1% कंपनी,
समझा? तो इसको ब्रैकेट में आगे ओपीसी लिखना ही पड़ता है, सिर्फ एक मेंबर होता है इसका, समझे? पक्का पक्का। और एक इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से याद रखना। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स तो आपने देख लिया, ठीक है? हाँ, लेकिन सोल 1% कंपनी का तो एक ही मेंबर होता है, ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का क्या? नंबर ऑफ डायरेक्टर्स भी याद रखो सर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 15। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 2, मैक्सिमम होते हैं 15। पब्लिक कंपनी में मिनिमम डायरेक्टर्स होते हैं 3, मैक्सिमम होते हैं 15। 7 नहीं, 3 मेंबर्स 7 होते हैं, डायरेक्टर्स 3 होते हैं। और 1% कंपनी में मिनिमम एक डायरेक्टर हो सकता है और मैक्सिमम हो सकते हैं 15। क्लियर है? पक्का पक्का सर, ये 15 के आगे जा सकते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद, ठीक है? चलो बढ़िया, आगे नेक्स्ट। तीसरी कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की लाइबिलिटी पे डिपेंडेंट है, जैसे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जनरली सारे कंपनीज होते हैं, ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल होता है, ठीक है? सो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स। शेयर्स की फेस वैल्यू पे जो भी अमाउंट अनपेड है उतनी लिमिटेड लाइबिलिटी, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ठीक है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, जनरली नहीं होता, ठीक है? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब क्या? मतलब यहाँ पे मेंबर्स गारंटी देते हैं कि लिक्विडेशन के टाइम पे मैं इतना इतना अमाउंट कंपनी को पे करेगा, समझे क्या? पक्का पक्का, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वो जो प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस के ऊपर या वो अंडरटेकिंग जो हुआ है उसके ऊपर कंपनी उससे कोई अमाउंट नहीं ले सकती। समझ में आया? ध्यान दो, मेंबर्स प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट अ फिक्स्ड अमाउंट एट लिक्विडेशन, जनरली नॉन प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स के केस में ये होता है। और तीसरा है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ये जनरली कहीं देखने को नहीं मिलती। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी मतलब सर यहाँ पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है पार्टनरशिप की तरह, जनरली ये कंपनीज कहीं पे भी देखने को नहीं मिलती, ठीक है? ध्यान दो। So no limit on members liability. Members are fully responsible for all the debts of the company. समझ में आया क्या? So on the basis of, सबसे पहले हमने क्या देखा? चलो 3 कैटेगरीज देखे। सबसे पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। पहला स्टैट्यूटरी कंपनी, दूसरा रजिस्टर्ड कंपनी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, पहली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तीसरी 1% कंपनी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। कौन से? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। क्लियर है? 3 कैटेगरीज हो गए। कैटेगरी नंबर 4 ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल के बेसिस पे 2 टाइप्स है, एक है होल्डिंग कंपनी, दूसरी है सब्सिडियरी कंपनी। बहुत अच्छे से ध्यान देना, होल्डिंग और सब्सिडियरी मतलब क्या? सर 2 कंपनीज है, मतलब पापा और बेटा, जनरली 2 कंपनीज है। 2 कंपनीज मतलब क्या? मान लो मेरी एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, और वहां पे एक कंपनी है एक्सवाईजेड लिमिटेड। मेरी एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी में, एबीसी लिमिटेड कंपनी ने एक्सवाईजेड लिमिटेड कंपनी में कम से कम 51% शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है। समझ में आया क्या? कम से कम 51% शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है। तो मैं होल्डिंग, वो सब्सिडियरी। समझ में आया क्या? जिसने शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है ना, वो है होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी में शेयर कैपिटल होल्ड करके रखा है वो है सब्सिडियरी कंपनी। सर क्या ऐसे हो सकता है एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद सकती है? अरे हाँ मेरे मुन्ने, खरीद सकती है। क्यों नहीं खरीद सकती? क्यों? क्योंकि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना, कंपनी खुद एक अलग पर्सन है। समझ में आया क्या? तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो वो शेयर्स भी खरीद सकती है। समझे बेटा? पक्का पक्का ध्यान दो। सो होल्डिंग कंपनी मतलब क्या? कंट्रोल्स अनदर कंपनी बाय ओइंग मोर देन 50% शेयर्स। ये देखो क्या बोला है, मोर देन 50% शेयर्स और अपॉइंटिंग मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स। समझा? तो कंट्रोल कैसे करेगी? 50% से ज्यादा, मतलब मिनिमम 51% जनरली होता है, ठीक है? सो 50% से ज्यादा या तो शेयर कैपिटल होल्ड करके रखेगी, या तो दूसरा क्या है सर, मेजोरिटी डायरेक्टर्स उस कंपनी के वो सब्सिडियरी कंपनी में रहेंगे या उनका कंट्रोल वहां पे रहेगा। समझेगा बेटा? तो जो कंपनी ऐसा करती है वो होती है होल्डिंग कंपनी। जिस कंपनी में ऐसा किया है वो कंपनी होती है सब्सिडियरी कंपनी। समझ में आया क्या? पक्का पक्का एकदम अच्छे से, ठीक है? चलो आगे, दूसरी सब्सिडियरी कंपनी। सब्सिडियरी कंपनी मतलब क्या? जो कंट्रोल की जाती है होल्डिंग कंपनी से, जिसको होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती है वो है सब्सिडियरी कंपनी। बात क्लियर है एकदम अच्छे से? पक्का पक्का, ठीक है? सो फोर्थ कैटेगरी क्या देखी हमने? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, उसमें होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। और लास्ट कैटेगरी है अदर टाइप्स ऑफ कंपनीज। अदर टाइप्स ऑफ कंपनी। अब इसमें टोटल 7 कंपनी के टाइप्स है। पहला है गवर्नमेंट कंपनी,
दूसरी है फॉरेन कंपनी, तीसरी है डोरमेंट कंपनी, फोर्थ लिस्टेड कंपनी, फिफ्थ फ्रीडम स्मॉल कंपनी, सिक्स एसोसिएट कंपनी, सेवेंथ कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं। पहली गवर्नमेंट कंपनी, मतलब 51% और मोर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। एग्जांपल क्या है, सेल, ओएनजीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, भेल, सेल, ओएनजीसी, ऐसे कई सारे एग्जांपल है। ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी मतलब क्या सर, इसमें 51% या उससे ज्यादा, मतलब एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल जो है वो कौन होल्ड करता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई एक स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके, या एक या उससे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिलके। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। सेंट्रल गवर्नमेंट और वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, और सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आया क्या? लेकिन कितना? 51% और मोर, मतलब कम से कम एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल होल्ड करना पड़ेगा, तब जाके वो होगी गवर्नमेंट की ओनरशिप में, उसको बोलेंगे अपन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, दूसरी है फॉरेन कंपनी, इट इज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। समझ में आया क्या सर? फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो, अब फॉरेन किसको बोलते हैं, जो अपने यहाँ का नहीं है उसको फॉरेन बोलेंगे ना। ठीक है, लेकिन फॉरेन कंपनी मतलब बाहर ही काम कर रही है, उसका अपने यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, तो उसके बारे में कुछ बोलेंगे क्या? नहीं सर, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, मान लो कनाडा में इनकॉर्पोरेट हुई है और मेरे यहाँ पे काम कर रही है। समझ में आया क्या? बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है पर मेरे यहाँ पे उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसको अपन बोलेंगे फॉरेन कंपनी। अगर प्लेस ऑफ बिजनेस ही नहीं होता तो अपना उससे कोई संबंध नहीं है। समझ में आया क्या? इसीलिए इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो उसको अपन बोलेंगे फॉरेन कंपनी। ठीक है, एग्जांपल देखो, नेस्ले इंडिया, बाटा, बाटा इंडिया एक्सेट्रा। सर इनके नाम में तो इंडिया है, नाम में इंडिया होने से कोई भारतीय नहीं हो जाता। समझ में आया क्या? नाम में इंडिया होने से कोई भारतीय नहीं हो जाता। ठीक है, बच्चे का नाम अर्जुन है तो वो सच में अर्जुन है क्या? नहीं रे मंदी। समझ में आ रहा है? पक्का पक्का, सेम टू सेम, ये फॉरेन कंपनी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, डोरमेंट कंपनी। सर डोरमेंट कंपनी मतलब क्या? जो कंपनी सोई हुई है, मतलब अब भी एक्टिव नहीं है रे, कंपनी बस इनकॉर्पोरेट करके रखी है लेकिन अब भी एक्टिवली काम नहीं कर रही। फ्यूचर किसी प्रोजेक्ट के लिए उसको इनकॉर्पोरेट करके रखा है, हो सकता है। ठीक है, अब भी उसके थ्रू वही काम नहीं हो रहा, दैट इज डोरमेंट कंपनी। ठीक है, ध्यान दो, इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेट तो हुई है बट इनएक्टिव और नॉट डूइंग सिग्निफिकेंट बिजनेस फॉर 2+ ईयर्स। समझे क्या? दो अकाउंटिंग या दो फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा उसने कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं किया हुआ है। समझ में आया? या तो वो इनएक्टिव ही है, सीधा सीधा उसने कोई एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया हुआ है, उसे अपन बोलते हैं डोरमेंट कंपनी। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। ठीक है, नेक्स्ट है लिस्टेड कंपनी। सर जो कंपनी ने अपने शेयर्स को, कंपनी कभी लिस्ट नहीं होती है, हमेशा याद रखो, कंपनी के शेयर्स लिस्ट होते हैं। ठीक है, सो जो कंपनी ने अपने शेयर्स को लिस्ट कराया हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पे, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको बोलते हैं शेयर लिस्टेड कंपनी। ठीक है, ध्यान दो, पब्लिक कंपनी, और ये लिस्ट की लिस्टिंग कौन करा सकता है? पब्लिक कंपनी करा सकती है। ठीक है, सो पब्लिक कंपनी विद सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। सेबी के रूल्स के अंडर भी उसे, सेबी के रूल्स को भी उसे फॉलो करना पड़ता है, मतलब कंपनी एक्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा, और सेबी के जो भी लॉज रूल्स रेगुलेशन है उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। सर सेबी कौन है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है अथॉरिटी भारत में। समझ गए क्या? पक्का पक्का, एकदम अच्छे से। आगे नेक्स्ट, स्मॉल कंपनी, इट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख एंड टर्नओवर इज नॉट मोर देन 2 करोड़। समझ में आया क्या? समझा क्या? पक्का पक्का। पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग 50 लाख, टर्नओवर नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़, मतलब 50 लाख तक सीमित है उसका पेड अप कैपिटल, और 2 करोड़ तक सीमित है उसका टर्नओवर, और जो पब्लिक कंपनी नहीं है उसको बोलते हैं स्मॉल कंपनी। समझ में आया बेटा? पक्का। आगे एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी मतलब ये होल्डिंग सब्सिडियरी की तरह ही होता है, लेकिन इसका परसेंटेज अलग होता है, मतलब जिस किसी कंपनी का दूसरे कंपनी के साथ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% वोटिंग पावर। ठीक है, ध्यान दो, इधर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है एक कंपनी का दूसरे कंपनी में, मतलब एटलीस्ट 20% कैपिटल और कंट्रोल ऑफ बिजनेस डिसीजंस, बट नॉट अ सब्सिडियरी। सर सब्सिडियरी नहीं है, सब्सिडियरी कब बनेगी? जब मिनिमम 50% कैपिटल होल्ड करेगी या कंट्रोल उसके पास रहेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना कंट्रोल होता है? 20% का। कितना कंट्रोल होता है? 20% का। समझ में आया क्या? पक्का पक्का, गुड। आगे नेक्स्ट, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट, जो मैंने बोला था कुछ देर पहले, सेक्शन 8 कंपनी
बोलते हैं जिसको सेक्शन 8 के अंडर आती है कंपनी, इनका प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ठीक है। ये सोसाइटी के लिए सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस प्रोविजन का काम करते हैं, ठीक है, ध्यान। सो इट इज फॉर्म फॉर चैरिटेबल, कल्चरल, एजुकेशनल और सोशल पर्पजेस, नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, जो कोई प्रॉफिट नहीं बनाते। समझ में आया? दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज, दीज आर द टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज, आई होप ये सारे क्लियर है बच्चों को। ओके आगे बढ़ते हैं, चलो चलो। अब ये डिस्टिंक्शन है प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का, देख लेते हैं एक बार क्या क्या पॉइंट्स है। ये देखो प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए कर रहे हैं अपन। डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट्स शेयर ट्रांसफर, लिमिट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं सर, ये कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो है पब्लिक कंपनी। आगे नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 प्राइवेट में, और पब्लिक में मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, नो लिमिट। डायरेक्टर्स प्राइवेट में मिनिमम 2 और पब्लिक में मिनिमम 3। आगे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? प्राइवेट के नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, लेकिन पब्लिक के फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। सर प्रोस्पेक्टस पब्लिक कंपनी ही इशू कर सकती है, हमेशा याद रखो। प्राइवेट कंपनी कभी भी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती। क्योंकि वो अपने सिक्योरिटीज का पब्लिक इशू ही नहीं कर सकती, समझे क्या? इसीलिए प्राइवेट कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस कैन नॉट बी इशूड और पब्लिक कंपनी ओनली कैन इशू प्रोस्पेक्टस। और आगे एंडिंग वर्ड क्या लगता है? प्राइवेट कंपनी के आगे हमने देखा ना, प्राइवेट लिमिटेड लगता है और पब्लिक कंपनी के आगे लिमिटेड लगता है, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड नहीं लगता, लिमिटेड लगता है। सो एंडिंग वर्ड क्या है? मस्ट ऐड प्राइवेट लिमिटेड और मस्ट ऐड लिमिटेड, ये वर्ड ऐड होना चाहिए। समझ में आया क्या? पक्का पक्का। सो यहाँ पे अपना चैप्टर 2 एकदम अच्छे तरीके से खत्म हो चुका है, और वो भी 1 घंटे से भी कम टाइम में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। इसमें सारे कंसेप्ट जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसके कौन से है अच्छे से याद रखो। एक है फीचर्स ऑफ कंपनी और दूसरा है टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी के जो कैटेगरीज है वो कैटेगरी वाइज या तो क्वेश्चन आ सकता है, या फिर तुम्हें एक्सप्लेन द टर्म्स में या केस स्टडीज में वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। समझ में आया क्या? इसलिए ये पॉइंट्स अच्छे से करके जाना, स्कोरिंग चैप्टर एकदम, ठीक है बेटा। चलो तो ये चैप्टर की रिवीजन अपनी 1 शॉट रिवीजन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप बच्चों ने एसपी का चैप्टर 1 का भी 1 शॉट रिवीजन देख के पूरा खत्म कर लिया है, और चैप्टर 1 जबरदस्त धुआंधार तरीके से हुआ है। वैसे ही चैप्टर 2 भी करना। अपना टारगेट है 60+ जाना। सारे मेरे बच्चे, सारे ही जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, सारे बच्चे 60+ जाने चाहिए एसपी और ओसीएम में, ठीक है बेटा। चलो तो नेक्स्ट रिवीजन के लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे। हमेशा की तरह शानदार रहो, जबरदस्त रहो और जिंदाबाद रहो। बाय बाय।